Okay, up till now we have learned electrolytic cell. Now let us start learning the other type of cell, that is the electrochemical cell. Electrochemical cell are also called as galvanic cell or voltaic cell. Now let us first learn the different types of electrodes in electrochemical cell. We know that electrodes dipped in electrolytic solution together make a cell. In electrochemical cell also we take different types of electrodes. So that is why first let us see the types of electrodes. कौन कौन से electrodes के type है? Types of electrodes. इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. फर्स्ट क्लास जो है ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल यूज्ड. और दूसरा इसका क्लास जो है यहां पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. The functioning. इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आता है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल जो हम लोग देखेंगे. फिर आता है गैस मेटल इलेक्ट्रोड या सिंपली गैसियस इलेक्ट्रोड. इसका एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. थर्ड वन मेटल इन इट्स sparingly soluble salt electrode. इसका एग्जाम्पल है कैलोमेल इलेक्ट्रोड. और फोर्थ है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड. इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक, स्टैनस स्टैनिक एक्सेट्रा. हम लोग इन सभी इलेक्ट्रोड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में है. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन में ये फर्स्ट टाइप इसका आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसका भी एग्जाम्पल SHE और कैलोमेल, ये दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. वो क्या है हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे. रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन मैं आपको लिखवा के दूंगा. और यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. इसका भी एग्जाम्पल कैलोमेल इलेक्ट्रोड आता है. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग है. फंक्शनिंग मतलब वो क्या काम करते हैं. Electrodes can be used as reference electrodes. Electrodes can be used as indicator electrodes. है ना. इसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है. These are the types of electrodes on the basis of the material use. कौन सा मटेरियल यूज किया है. मेटल और मेटल आयन है या गैस इलेक्ट्रोड है या मेटल अपने insoluble salt, sparingly soluble salt मतलब insoluble salt में है या redox इलेक्ट्रोड है. डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ये है. और यहाँ पे उसका यूज क्या है वो हम लोग देख रहे हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला एग्जांपल देखते हैं. डैनियल सेल सबसे इजीएस्ट ऐसा ये पहला सेल है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करने का ये तरीका है
5 पॉइंट्स आते हैं, आप देख सकते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले प्रिंसिपल, फिर आएगा डायग्राम, फिर सेल रिएक्शंस, फिर आएगा सेल रिप्रेजेंटेशन और लास्ट 5th पॉइंट है ऑब्जर्वेशंस। तो पहले प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which converts chemical energy into electrical energy। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जैसा नाम होता है उसका उल्टा उसका काम है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इसका प्रिंसिपल है। डैनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मैंने पहले भी बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ही गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। दो साइंटिस्ट थे, गैल्वेना और वोल्टा, इसके लिए गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल ऐसा भी कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। दूसरा डायग्राम आप सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पे 2 बीकर्स है। ये जो लेफ्ट वाला बीकर है, यहाँ पे जिंक का रॉड, जिंक सॉलिड है, जिंक का रॉड अपने सोल्यूशन में, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना जरूरी है, ZnSO4 सोल्यूशन एक्वियस, और जबकि राइट में कॉपर का रॉड अपने सोल्यूशन में है, CuSO4 एक्वियस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस मेटल का रॉड हम लोग लेते हैं उसी मेटल का कैटायन सोल्यूशन, मतलब द मेटल मस्ट बी डीप इन अ सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। जैसे ZnSO4 में Zn+2 है, तो जिंक का रॉड अपने आयन के कांटेक्ट में है और कॉपर का रॉड अपने आयन के कांटेक्ट में है, CuSO4 में Cu+2 रहेगा। आई विल रिपीट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करने के लिए जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसका कैटायन सोल्यूशन में होना चाहिए। द मेटल मस्ट बी डीप इन अ सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। इसके लिए डैनियल ने अपने सेल में जिंक का रॉड Zn+2 वाले सोल्यूशन में, मतलब ZnSO4 में लिया है, और कॉपर का रॉड अपने सोल्यूशन में Cu+2 वाले, मतलब CuSO4 के सोल्यूशन में लिया है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, ये हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, जहां पे ये कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड है बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज। क्या मटेरियल यूज किया है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया है ना। यहाँ पे Zn+2 सोल्यूशन में बहुत सारे Zn+2 रहेंगे, तो मेटल के जो यहाँ पे एटम्स है, कौन सा मेटल है? जिंक। तो मेटल अपने आयंस के कांटेक्ट में, मेटल अपने आयंस के कांटेक्ट में। अब इन इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन किया गया है। कनेक्शंस देखते हैं। ये आपके लेफ्ट में एनोड है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, याद रखने के लिए। तो डायग्राम के लेफ्ट में एनोड है, एनोड लेफ्ट में होना चाहिए और एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एनोड नेगेटिवली चार्ज आएगा, तो ऑब्वियसली कैथोड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। एनोड इज कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर। दिस इज अ सेंसिटिव वोल्ट मीटर, क्योंकि हमें वोल्टेज मेजर करना है। फिर वोल्टमीटर का दूसरा एंड जो है वो कैथोड को लगा है। दोनों रॉड अपने अपने सोल्यूशन में डीप है। इसके अलावा ये जो है बीच में, ये ग्लास का ट्यूब है जो उल्टे यू की तरह दिख रहा है। इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। दोनों सोल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज दिया गया है, जिसको यहाँ पे कॉटन लगाया है। इसके अंदर भी एक सोल्यूशन है। सॉल्ट ब्रिज एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो आगे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये सिंपल सा एक सेटअप है डैनियल सेल का। 2 बीकर है, दोनों बीकर में रॉड अपने अपने सोल्यूशन में, जैसे डैनियल सेल में जिंक रॉड ZnSO4 एक्वियस में है, कॉपर रॉड CuSO4 सोल्यूशन में है जो डार्क ब्लू इन कलर होता है। फिर दोनों रॉड, मतलब ये जो एनोड है नेगेटिवली चार्ज और कैथोड कॉपर से बना हुआ पॉजिटिवली चार्ज, एक्सटर्नली सेंसिटिव वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्टेड है और दोनों सोल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। दिस इज अबाउट द डायग्राम। अब आते हैं रिएक्शंस को। हम लोग जानते हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। मैंने यहाँ पे याद रखने के लिए दिया है, लोन में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड जिंक से बना हुआ है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन लिखते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम देख चुके हैं। जिंक का मैं ऑक्सीडेशन लिखने जा रहा हूं। इट हैज टू बी Zn solid giving us Zn+2 aqueous. You can see this is oxidation reaction plus 2 moles of electrons. ऐसे आएगा। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन लिखना चाहिए, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऐसा भी लिखते हैं। अब कैथोड पे आते हैं। कैथोड जो है वो कॉपर से बना हुआ है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन कॉपर आयन का होगा।
मार्क माय वर्ड्स, मैं कॉपर का रिडक्शन नहीं बोल रहा हूं। कॉपर मेटल है, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। मेटल का आयन करेगा, इसके लिए मैंने कहा कॉपर का आयन, ये CuSO4 जो है इसके अंदर जो Cu+2 है ना, इसका कैथोड पे रिडक्शन होता है। क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो आपको Cu सॉलिड मिलेगा, ये रिडक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। नेट सेल रिएक्शन मतलब रेडॉक्स। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है 2, तो वो कैंसिल हो जाएगा। जो बचा हुआ है मैं लिख रहा हूं Zn solid plus Cu+2 aqueous gives us Zn+2 aqueous एंड Cu सॉलिड। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये सब हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन में जिंक का Zn2 Zn+2 सिर पे नंबर है वो बढ़ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि Cu+2 का Cu में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। फिर अभी सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन ये IUPAC ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए दिया है, जहां पे कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीचों बीच है ना, एग्जैक्टली सेंटर में डबल वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे एक सिंगल वर्टिकल लाइन है, ये सिंबल्स है। इसका मतलब क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको बिना डायग्राम के सेल के बारे में सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। क्या रूल्स है देखते हैं। डबल वर्टिकल लाइन का जो लेफ्ट है, आपका लेफ्ट, डबल वर्टिकल लाइन का लेफ्ट में हमेशा एनोड होना चाहिए। मैंने याद रखने के लिए ट्रिक बताया है, लेफ्ट इज एनोड, है ना, वो IUPAC का ही दिया है, सिर्फ ये याद रखने के लिए आपको दिया है। तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में एनोड होना चाहिए, तो डबल वर्टिकल लाइन के राइट में क्या होना चाहिए? कैथोड होना चाहिए। ये एनोड है तो एनोड का चार्ज नेगेटिव, इस तरीके से लिखना है, माइनस साइन लिखे सर्कल करना है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, उसका साइन यहाँ पे लिखा गया है। अब एनोड जो है किससे बना है? डायग्राम से देख लो, जिंक का रॉड अपने सोल्यूशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो इसके लिए ये जिंक का रॉड है जो सिंगल वर्टिकल लाइन की इधर लिखा है, और ये अपने जिंक अपने सोल्यूशन में Zn+2 एक्वियस मतलब जिंक का सोल्यूशन, अपने को अनायन से कुछ लेना देना नहीं है। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और सिंगल वर्टिकल लाइन का इसके लिए मतलब हो गया कि ये एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। जिंक का रॉड अपने सोल्यूशन में डूबा हुआ है, देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये सिंगल वर्टिकल लाइन से समझ में आता है। यहां पे भी सिंगल वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर का रॉड अपने सोल्यूशन के कांटेक्ट में है। यस, कॉपर का रॉड अपने सोल्यूशन के कांटेक्ट में है। तो एक चीज हम सीखे कि सेल रिप्रेजेंटेशन में ये जो सिंबल है सिंगल वर्टिकल लाइन, चाहे एनोड हो या कैथोड, इसका मतलब है इट शोज यू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सोल्यूशन। तो डबल वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली उल्टा है। डबल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि उसके लेफ्ट में एनोड और राइट में जो कैथोड है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों जो है सॉल्ट ब्रिज की वजह से कांटेक्ट में, या वोल्ट मीटर में देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। सो अगेन डबल वर्टिकल लाइन शोज व्हाट? देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट। सिंगल वर्टिकल लाइन शोज दैट देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट। लेफ्ट इज एनोड, राइट इज कैथोड। ये चार्ज लिखा है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। और यहां पे जो सोल्यूशन लिखा है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना जरूरी है। मैंने लिखा है 1 मोलार, MOLAR, मोलैरिटी, मोल्स पर DM क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ लिखना चाहिए, रूल है। सोल्यूशन अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ मतलब डबल वर्टिकल लाइन के नजदीक, चाहे वो जिंक का हो या कॉपर का। सोल्यूशन अंदर की तरफ और मेटल जो है रॉड वो बाहर की तरफ, ये लिखने का तरीका है। तो ये सारे रूल्स है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा है वो 1 मोलार लिखना ही चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। IUPAC का रूल है। अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, हम लोग सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल जाते हैं, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा वो लिखने का। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये स्टैंडर्ड ये लिखना चाहिए। कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहेगा तो ही 1 मोलार लिखना है। सो दिस इज अबाउट द सेल रिप्रेजेंटेशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नहीं आता है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है। और यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड, दोनों एक ही टाइप के हैं, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब बचा आखिरी पॉइंट डैनियल सेल को एक्सप्लेन करने का, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि इसका स्टैंडर्ड EMF 1.1 वोल्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको याद रखना है। डैनियल सेल 1.1 वोल्ट जितना वोल्टेज देता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन मतलब एक्चुअली विजिबल कंफर्मेशंस है, मतलब ये एक्चुअली लैबोरेटरी में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जिंक रॉड श्रिंक्स, मतलब ये रॉड लिटरली
साइज में छोटा हो जाता है थोड़ी देर बाद, ऐसा उसका जो पार्ट डूबा हुआ है, ऐसा कई बार ऐसा लिखा जाता है द जिंक रॉड इज ईटन अप बाय द सोल्यूशन, ये रॉड श्रिंक होने लगता है। और क्या लिखा है, कॉपर रॉड इज स्वोलन अप इज साइज, ऑब्वियसली यहां पे ये कॉपर सॉलिड जमा होगा, इसके लिए एक रॉड, इसका साइज बढ़ेगा, ऐसा लेयर आफ्टर लेयर कॉपर जमा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप रिएक्शन से देख सकते हैं। यहाँ पे एनोड पे जिंक का एटम, किधर का एटम, जिंक के एटम्स, यहाँ पे जो एटम्स है ना, जिंक रॉड का जो पार्ट डूबा हुआ है उधर के जिंक के एटम्स, ये जिंक का एटम है, चार्ज नहीं है, वो आयन में कन्वर्ट होके सोल्यूशन में जंप मारते हैं। तो इधर का एक एक एटम Zn+2 के फॉर्म में सोल्यूशन में जंप मार रहा है, इसके लिए ये जो रॉड है वो श्रिंक होने लगेगा, वो डिसॉल्व होने लगेगा, इट इज ईटन अप बाय द सोल्यूशन, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर जो Cu+2 है, ये इधर लिखा है, ये कॉपर सल्फेट का है, रॉड का नहीं। ये Cu+2 जो है वो कॉपर सल्फेट का है, जो सोल्यूशन में ऑलरेडी है। वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मैंने कॉपर सॉलिड लिखा है, ये कॉपर सॉलिड जो है वो रॉड पे जाके बैठता है, डिपॉजिट होता है, इसके लिए यहाँ पे कॉपर जमा होता है, डिपॉजिट होता है, ऐसा हम लोग दिखाते हैं। तो रॉड ऐसा, उसको स्वेलिंग आया ऐसा आपको दिखाई देगा, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न्स डार्क ब्लू टू कलरलेस, उसका ओरिजिनल कलर डार्क ब्लू होता है लेकिन वो कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होगा, कॉपर सल्फेट जो है इसके अंदर जो Cu+2 आयन है इसका कलर डार्क ब्लू है, और ये जो Cu+2 कॉपर सल्फेट का है वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अपने सोल्यूशन को छोड़ के रॉड पे जाके बैठ रहा है। तो कॉपर सल्फेट जिस वजह से डार्क ब्लू था, वो Cu+2 उसको छोड़ के रॉड पे गया, तो ऑब्वियसली वो डार्क ब्लू की जगह पे कलरलेस हो जाएगा, लिटरली पानी की तरह कलरलेस सोल्यूशन दिखाई देने लगता है। दैट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, पहले इसको सीख लेते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलार आयन कॉन्सेंट्रेशन या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन। Zn+2 का जो मोलारिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, अप एरो मतलब इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली यू कैन सी यहाँ पे Zn+2 प्रोडक्ट में है, मतलब यहाँ पे जो जिंक के मेटल एटम्स है, एटम्स आयंस में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पे जो बहुत सारे Cu+2 है ना, ये रिएक्शन में देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट के Cu+2 वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो Cu+2 आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, Cu+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज हो रहा है। These are the observation. That's it. Everything about Daniell cell. और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्ट ब्रिज के बारे में जान लेंगे। ओके, ये डैनियल सेल है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। डैनियल सेल में एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। तो आज हम लोग अभी सॉल्ट ब्रिज पढ़ने वाले हैं। ये आपको सॉल्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम देख लेंगे, थोड़ा बड़ा डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग से निकाला है। ये सॉल्ट ब्रिज है, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इट इज, यहां पे मैंने लिखा है, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ आइदर KCl और KNO3 और NaNO3 एक्सेट्रा विथ अगर अगर जेल, the two ends of which are sealed by means of cotton plug। ये डिस्क्रिप्शन है 2 लाइन का। यहाँ पे वापस देखते हैं। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। उसका शेप कैसा है, इंग्लिश लेटर यू का उल्टा, इन्वर्टेड यू शेप, और मटेरियल क्या है, ग्लास ट्यूब। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ आइदर KCl और KNO3 और NaNO3, और कह रहा हूं एक साथ सारे रहते हैं, उसमें से कोई एक होता है, ज्यादातर KCl यूज होता है, विथ अगर अगर जेल। अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड क्यों है, अगर अगर जेल का काम क्या है, कॉटन प्लग किसके लिए यूज करते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस देखें। तो डिस्क्रिप्शन और डायग्राम देखने के बाद अभी एक एक करके इसका फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन क्या लिखा है, इट कनेक्ट्स द 2 हाफ सेल्स। ये दोनों हाफ सेल है। सॉल्ट ब्रिज का एक आर्म एक हाफ सेल में है, दूसरा दूसरे हाफ सेल में, मतलब वो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है ना, इस तभी तो नाम में ब्रिज है। ब्रिज का काम ही कनेक्ट करना होता है, कनेक्टिविटी है ना। सो इट कनेक्ट्स द 2 हाफ सेल्स। अब 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करके उसका फायदा क्या है, तो वो नेक्स्ट फंक्शन में लिखा है। कनेक्शन की वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, आयंस जो होते हैं कैटायंस और एनायंस,
है ना, वो सोल्यूशन से एक बीकर से दूसरे बीकर में आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आयंस ट्रांसपोर्ट क्यों होते हैं? उसकी वजह से दो काम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन की वजह से कौन से दो काम होते हैं? एक तो यहां पे लिखा है विच इन टर्न हेल्प्स टू कैरी द इलेक्ट्रॉन्स। विच इन टर्न मतलब आयंस की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैरी होते हैं, ये एक काम हुआ। और दूसरा टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस। मतलब आयंस एक सोल्यूशन टू दूसरे सोल्यूशन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं अपने सिर पे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं, और इतना ही नहीं, दोनों सोल्यूशंस का न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल के थ्रू, ये जो मेटल का रॉड है कॉपर का, जिंक का, उसके थ्रू जा सकते हैं, ग्रेफाइट के थ्रू जा सकते हैं, अपने आप जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड सोल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं जा सकते हैं, उनको आयंस का सहारा लेना पड़ता है, कैटायंस और एनायंस का। आयंस आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट कम्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सोल्यूशन। तो अपने को तो करंट फ्लो करना है, करंट यहां से यहां पे जाता है ऐसे, सोल्यूशन टू रॉड, फिर रॉड टू रॉड, रॉड से सोल्यूशन में उतरता है, सोल्यूशन से सॉल्ट ब्रिज में जाके फिर ऐसे आना चाहिए, करेक्ट और नॉट? वो कैसे जाएगा? लिक्विड सोल्यूशन के थ्रू। इसके लिए आयंस चाहिए, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। आयंस अपने सिर पे इलेक्ट्रॉन्स लेके कैरी करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, आयंस के ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रॉन लेके जाने की वजह से ये आयंस जो होते हैं दोनों सोल्यूशंस का न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जिंक का रॉड है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसके अंदर जो जिंक के एटम्स है Zn, वो Zn+2 में कन्वर्ट होते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब Zn का Zn+2 में कन्वर्जन होता है। और यहाँ के जिंक एटम सारे रॉड को छोड़ के सोल्यूशन में जंप मारते हैं, तभी तो ये रॉड श्रिंक होता है। और सोल्यूशन में क्या बढ़ रहा है? Zn+2 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 +2 चार्ज बढ़ रहा है। अब सोल्यूशन चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को के फ्लो को तकलीफ होने वाली है। कैसे? जैसे सपोज मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, उस इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पे जाना है, लेकिन बीच में Zn+2 है, वो तो इलेक्ट्रॉन को खाएगा, अपने पास रखेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर डिस्कनेक्ट हो गया, करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए इस सोल्यूशन का न्यूट्रल होना जरूरी है। तो ये Zn+2 के सिर पे जो चार्ज है उसको कैसे न्यूट्रल किया जाएगा? ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर जो KCl है, KCl के अंदर Cl- की जोड़ी, दो Cl- की जोड़ी इस तरफ आएगी, है ना, Cl- की जोड़ी इस तरफ आएगी, और दो नेगेटिव चार्ज आके वो अपने सिर पे इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे रख देंगे, और Zn के सिर पे जो +2 है उसको Cl- के सिर पे जो जोड़ी है ना, उसको नलीफाई करेगा। इसकी वजह से ये सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग रिएक्शन जानते हैं कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट अपने आप को डिसोसिएट करता है, Cu+2 और SO4-2, तो इसके अंदर Cu+2 है, उसका रिडक्शन होता है, वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट होकर रॉड पे जाके बैठ जाता है। अब पीछे रहा कौन? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के सिर पे -2 है, इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, माइनस 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 माइनस, ये चार्ज बढ़ रहा है, तो इसके सिर पे -2, उसको कैसे नलिफाई किया जाएगा? तो इसके अंदर KCl के अंदर जो K+ है, दो K+ जोड़ी बनाएंगे और इस तरफ आएंगे, मतलब K+ की जोड़ी इस तरफ आएगी, यहाँ पे उतरेगी। यहाँ पे उतरने के बाद इस सोल्यूशन को जो चार्ज हो रहा है उसको न्यूट्रल करेगी। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, दो हाफ शेल्स को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने की वजह से आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आयंस जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो अपने सिर पे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं, तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए सोल्यूशन का न्यूट्रल होना जरूरी है। सोल्यूशन अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखेगा, तो सोल्यूशन का न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए भी सॉल्ट ब्रिज मदद। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं, इट अवॉइड्स द डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। ये दोनों सॉल्यूशंस है वो एक दूसरे के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, सॉल्ट ब्रिज की वजह से दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट सॉल्ट ब्रिज की वजह से अवॉइड होता है। क्या फायदा है उसका? सपोज अगर ये दो सॉल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो अभी अलग अलग है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। दो सॉल्यूशंस अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए मतलब उनका डायरेक्ट मिक्सिंग हो गया, तो अभी जो उनके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का अलग होना जरूरी है। तो कॉन्सेंट्रेशन का अलग होना कैसे मेंटेन किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज उनका डायरेक्ट मिक्सिंग अवॉइड करता है।
फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इट अवॉइड्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। 2 बार लिक्विड लिखा है, एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल जंक्शनिंग अगर हो गया तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। हम लोग जानते हैं करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो अब सॉल्ट ब्रिज की वजह से 2 सॉल्यूशंस डायरेक्ट मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इसके लिए आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो ही करंट फ्लो होगा। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये सोल्यूशन सैचुरेटेड क्यों है? सोल्यूशन का लिक्विड होना तो जरूरी है, सैचुरेटेड क्यों है? इसके अंदर से जो आयंस जाएंगे, अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं रहेगा तो आयंस सोल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, उनका माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि अब जिसके अंदर और एक भी कोई नया पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा कहा जाता है। अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड होने की वजह से इसके अंदर से जो आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे हैं वो आराम से जा सकते हैं, उनको कोई डिसॉल्व करेगा नहीं, इसके लिए वो सैचुरेटेड है। दूसरी बात, अगर जेल क्यों है? आयंस जो जा रहे हैं वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होने की वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब सारे पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक है, तो जो आयन सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उसका बाकी के जो को आयंस है उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उसके स्पीड पे असर पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन को कैसे कम करेंगे, स्मूथनेस कैसे लाएंगे, इसके लिए है ना लाइक अ लुब्रिकेंट ये अगर जेल काम करता है। और ये कॉटन ऑब्वियसली ढक्कन की तरह तो है ही कि अंदर का सोल्यूशन नीचे गिरे नहीं। और दूसरी बात, कैपिलरी एक्शन के लिए, कैपिलरी एक्शन मतलब कॉटन जो होता है वो लिक्विड के ड्रॉप्स को खींचता है। तो ये यहाँ पे जो कॉटन है यहाँ पे भी है, ये क्या करेगा, लिक्विड के ड्रॉप को अंदर खींच के जाएगा। जिन ड्रॉप को वो खींचता है उसके अंदर आयंस रखे होंगे, तो यहाँ के आयंस अंदर जाते हैं सिर पे इलेक्ट्रॉन लेके, उसके लिए कैपिलरी एक्शन होना जरूरी है, इसके लिए यहाँ पे कॉटन लगाएं। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट ब्रिज।